नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन। आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी। पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी और उसके बाद में पढ़ेंगे हम भारत की पॉलिटी। देखो, अगर पॉलिटी के वेटेज की बात करें तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चंस का वेटेज है आरएएस प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी, जिसमें राजस्थान पॉलिटी से लगभग 15-16 क्वेश्चंस आते हैं और भारत की पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राज्यपाल, गवर्नर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भारत की पॉलिटी है और राजस्थान की पॉलिटी, इनको यदि हम तुलनात्मक रूप में पढ़ते चलेंगे तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और जो भी चीज़ें अलग हैं राजस्थान की पॉलिटी और जो केंद्र की पॉलिटी है उसमें, यानी भारत की पॉलिटी में, तो वो भी हमें पता लगेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राज्यपाल से। अगर राज्यपाल की बात करूं कि राज्यपाल होता क्या है, तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए, संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है, हाँ मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जिस प्रकार सेंटर के अंदर यानी केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। तो यदि हम भारत की बात करेंगे तो वहाँ पे जो संवैधानिक प्रमुख होगा वहाँ पे राष्ट्रपति होगा, और यदि हम राज्य की बात करेंगे तो वहाँ पे राज्यपाल। अब देखिए, संवैधानिक प्रमुख का क्या मतलब होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि राज्य में संविधान को रिप्रेजेंट करने का काम राज्यपाल करता है। यानी कि राज्य के अंदर संविधान के जितने भी काम होंगे वो सब राज्यपाल के नाम पर होंगे। इसका मतलब यह है। इसके बाद में बात करें कि कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि दो चीज होती है, एक होती है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना या नीति बनाने का काम, और उन कानूनों या उन नीतियों को लागू करने का काम क्या है, कार्यपालिका का। विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और उस कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अब कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और दूसरे होते हैं सिलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है जो चुनाव के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोग, जो कि अस्थायी होते हैं, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है तो वो बदल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं अस्थायी, यानी कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं। और सिलेक्टेड का मतलब होता है जो एग्जाम के द्वारा सेलेक्ट होके आते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट, यानी जैसे कि आप लोग। यानी कि इन फ्यूचर में जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो आगे चल के आप जो भी विधायिका के द्वारा जो नीतियां या कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का काम, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम आपका रहेगा। तो सेलेक्टेड के अंदर कौन आ जाएंगे, सिविल सर्वेंट, जो कि क्या है, स्थायी। तो कार्यपालिका के अंदर दो तरह के लोग, एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी होते हैं इलेक्टेड और स्थायी होते हैं सेलेक्टेड। आगे चलते हैं, आगे चले हैं तो हम बात करें कि सॉरी, राज्यपाल पद के प्रावधान की बात करें तो हमारे भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153। उसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। याद रखना, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी कि ये राज्यपाल जो है वो भारत सरकार का एजेंट है, यानी कि राज्य के अंदर ये क्या करता है, निगरानी करता है। ठीक है। अब बात करें, एक सवाल है जो कि आरपीएससी द्वारा पूछा भी गया है कि दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में दो राज्यों का एक राज्यपाल होना नहीं था। यानी कि ये मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था कि दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इसको सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया। तो 1956 के बाद दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब बात करें हम राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इसको कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का रहता है। हाँ, बीच में भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद
अब देखिए जो इसका कार्यकाल है वो तो 5 वर्ष का है, लेकिन देखो यदि जो नया राज्यपाल है, मान लीजिए एक राज्यपाल का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, लेकिन अभी नया राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, तो जो पुराना राज्यपाल है वही काम जारी रखेगा। यानी कि टेक्निकल रूप से 5 वर्ष से भी ज़्यादा इसका कार्यकाल हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है टेक्निकल वैसे 5 वर्ष का ही होता है। तो जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, उसके बाद में ही जो पुराना राज्यपाल है वो अपना पद छोड़ता है। ठीक है, अब बात करें कि एक राज्यपाल एक बार नियुक्त हो गया 5 साल के लिए, तो क्या वह दोबारा पुनर्नियुक्त भी हो सकता है? तो उसी राज्य या अन्य राज्य में पुनर्नियुक्त हो सकता है, संभव है। यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब बात करें स्थानांतरण की, तो स्थानांतरण की बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। स्थानांतरण का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। ये जो नियम है, जो संसद के नियम है, उन संसद के नियमों में ही कहा गया है कि जो स्थानांतरण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। अब बात करें राज्यपाल की योग्यता की, यानी कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो देखो, जो योग्यता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। सबसे पहली शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें परंपरा की। परंपरा का मतलब होता है कि जो कि हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है, यानी केवल और केवल वो संसद के नियमों के तहत ही किया जाता है। तो राज्यपाल की बात करें तो बाहरी या अन्य राज्य से हो सकता है। यानी कि जो राज्यपाल हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कि राजस्थान है, तो राजस्थान में जो राज्यपाल हैं वो राजस्थान का भी हो सकता है या राजस्थान से बाहर का भी हो सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में ही क्या किया जाता है, उस राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब देखो, जनरली तो परंपरा यही रही है कि अभी तक कि जो बाहरी राज्य का राज्यपाल है उसी को उस जो दूसरा राज्य है उसमें नियुक्त किया जाए। वो इसलिए कि जो पॉलिटिकली जो टसल है वो ना हो। तो इसकी अगर अपवाद की बात करें, यानी कि जिस राज्य का व्यक्ति और उसी राज्य का राज्यपाल हो, तो देखो इसमें 2 व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है सरदार उज्जवल सिंह। ये पंजाब के नागरिक थे और पंजाब के ही इनको राज्यपाल बनाया गया था। और दूसरे व्यक्ति हैं हरीश कुमार मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के नागरिक थे और पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल बने थे। तो सरदार उज्जवल सिंह और हरीश कुमार मुखर्जी, ये 2 राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिस राज्य के व्यक्ति थे उसी राज्य में इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं राज्यपाल के पद हेतु शर्तें। तो सबसे पहले बात करें कि शर्तों को एक अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है। और कौन कौन सी शर्तें हैं, तो देखो आपको मोटा मोटा तो ये याद रखना है कि शर्तों को जो अनुच्छेद 158 है उसमें उल्लेख किया गया है। अब इसके सब क्लोज भी हैं, सब क्लोज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है आरपीएससी के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल की शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में उल्लेखित है। और कौन कौन सी शर्तें हैं, पहला तो है कि सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि राज्यपाल अगर नियुक्त किया जाता है तो वो सांसद यानी कि एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा है वेतन, भत्तों, अन्य उपलब्धियों, सरकारी आवास आदि हेतु अधिकृत किया जाए। यानी यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए नियुक्त होता है तो उसको वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियां जैसे सरकारी आवास ये सब मिलेंगे सरकार की तरफ से। अगला है 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब याद रखना कि 2 राज्यों का अगर राज्यपाल नियुक्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि एक राज्य के राज्यपाल को जितना सैलरी मिलता है तो उसको 2 गुना सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। यदि कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है, यानी एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है, तो उसको वेतन राष्ट्रपति द्वारा, उसका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कितना है। जनरली जो राज्यपाल हैं उसको 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो अब उसको कितनी सैलरी मिलेगी ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। हो सकता है कि उसको 4 लाख मिल जाए क्योंकि वो 2 राज्यों का राज्यपाल, बट ऐसा नहीं होगा कि 3.5 और 7 लाख उसको सैलरी मिले। ठीक है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक, यानी कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो जो भी उसको
लाभकारी सेवाएं मिलती हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था, वेतन व भत्ते की तो 3.5 लाख रुपए एक जो राज्यपाल होता है उसको दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्यपाल होता है उसको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो राज्य की संचित निधि से मिलती है। वहीं अगर वो जो राज्यपाल हैं उसको जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। यहाँ से आपको आरपीएससी फंसा सकता है कि जो राज्यपाल हैं उसको पेंशन राज्य की संचित निधि से मिलती है, तो वो गलत होगा। जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से मिलेगी, जबकि जो सैलरी है वो राज्य की संचित निधि से मिलेगी। और वेतन व भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है, संसद करता है। ध्यान रखना, विधानमंडल नहीं करता है। राज्यपाल के भत्तों, वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद करता है। ठीक है, उसको कितनी सैलरी मिलेगी ये सब संसद तय करता है। शपथ की बात करें राज्यपाल के यानी ओथ की, तो वो अनुच्छेद 159 में दिया गया है। 159 में दिया गया है राज्यपाल की शपथ का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उसको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ से पहले राज्य का मुख्य सचिव राज्यपाल को नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाता है। याद रखना कि जब राज्यपाल शपथ लेता है तो उससे पहले जो राज्य का मुख्य सचिव होता है यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो राज्यपाल को नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाता है। उसके बाद में उच्च न्यायालय मतलब उसके बाद में उसकी नियुक्ति होती है। अब देखिए, एक आयोग है जिसका नाम है पुंछी आयोग। उन्होंने ये बताया था कि अभी हाल फिलहाल में क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन पुंछी आयोग ने यह कहा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के द्वारा की जानी चाहिए। अब देखो, कोलिजियम सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें कुछ लोग शामिल होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। ये चार लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। वो इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी रहे राज्यपाल की। केंद्र सरकार का एजेंट, देखो राज्यपाल को क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो इसीलिए इसको केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। अब देखो, एजेंट होने के कई तरीके, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है इसलिए इसको एजेंट कहा जाता है। दूसरा है कि इसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति हेतु विधेयकों का आरक्षण, यानी कि मान लीजिए कोई राष्ट्र संबंधित विधेयक अगर राज्य में लाया जाता है तो उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 200 के अंदर। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, यानी कि राष्ट्रपति से राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखना, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। एक आर्टिकल है 352 जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों का जो क्रियान्वयन है वो अनुच्छेद 256 और 257 में दिया गया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक शब्द आता है जिला शब्द का प्रयोग मूल संविधान में केवल एक बार किया गया है। आपसे पूछा जाए कि जिला शब्द का प्रयोग मूल संविधान में कितनी बार किया गया है, तो केवल एक बार किया गया है। मूल संविधान में जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 200 और 233 में किया गया। 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो कि कब आया था, 1992 के अंदर। ठीक है, 1992 में। तो संविधान संशोधन से अनुच्छेद 243 ZD एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 ZD में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में तो एक बार था, लेकिन 73वें और 74वें संविधान द्वारा जो अनुच्छेद 243 ZD जोड़ा गया था उसमें जिला शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और वो किस रूप में किया गया है, तो वो किया गया अनुच्छेद 243 ZD में आयोजना समिति के संदर्भ में। अब बात करें, एक राज्यपाल थे श्री रघुकुल तिलक। ये राजस्थान के पहले निष्कासित राज्यपाल थे। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले निष्कासित राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना है श्री रघुकुल तिलक। श्री रघुकुल तिलक ऐसे व्यक्ति थे राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनको निष्कासित किया गया था।
अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। तो राज्यपाल की शक्तियों में कई प्रकार की शक्तियां आती हैं, जिसमें जो पहली शक्ति है वो है कार्यपालक शक्ति। ठीक है। अब देखो कार्यपालक शक्ति में क्या है, सबसे पहले तो है राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जो कि अनुच्छेद 164 की क्लोज 1 में दे रखा है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ऐसे ही नहीं की जाती। जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो नियुक्ति की जाती, राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो बहुमत प्राप्त जो दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखो 3 राज्य हैं, एक है झारखंड, एक है छत्तीसगढ़ और एक है मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनके पास एक शक्ति और होती है, जिसमें वो जनजातीय कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है, ये होता है राज्य का विधि अधिकारी होता है, यानी कि राज्य को जो भी कानून होते हैं उन कानूनों पर जो है सलाह देता है, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। और इस महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया। अब राज्यपाल के द्वारा अन्य नियुक्तियों की बात करें तो देखो राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग से मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो लोकायुक्त होता है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल को कुलाधिपति यानी राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल को ही कुलाधिपति बनाया जाता है विश्वविद्यालय। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 24 विश्वविद्यालय हैं। राज्य के मुख्य सचिव, यहाँ पे सचिव मिस है, तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, क्योंकि ये तो एक आईएएस अधिकारी होता है। जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो आईएएस अधिकारी होता है जो कि सिलेक्टेड होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो ये थी कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल की। अब आती हैं विधायी शक्तियां, ठीक है, यानी कि जो लीगल पावर्स होती हैं। देखो उसमें क्या क्या है, विधान परिषद। देखो मैं बताऊं आपको, विधानमंडल के दो क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अब देखो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। अब आपको ये बताना है मेरे को कमेंट में कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद है और उनके नाम लिखने। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। तो देखो विधायी शक्ति में क्या होता है, विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है, और अनुच्छेद 171 के क्लोज 5 में दे रखा है। और ये 5 क्षेत्र हैं, जिन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। पहला आता है साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला, चौथा है सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव, और 5वां है समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य, विज्ञान यानी कि साइंस, कला यानी कि आर्ट, सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव, समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस। इन 5 क्षेत्रों से जो राज्यपाल हैं वो विधान परिषद में 1/6 सदस्य यानी जितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं उनमें से, देखो अलग अलग नॉमिनेट किए जाते हैं, तो जो राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे उनमें कुल सदस्य जो नॉमिनेट किए जाएंगे उनके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। इसके अलावा बात करें कौन कौन सी अन्य विधायी शक्तियां होती हैं, तो विधानसभा के अंदर देखो बैठक होती है उसके सत्र को आहूत करना, ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किया जाता है। तो सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, यह अनुच्छेद 174 में दिया गया है कि जो विधानसभा की जो बैठक है उसकी सत्र का आहूत और सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो बैठकें हैं उनका विघटन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जो नई विधानसभा होती है उसके जो प्रारंभिक यानी कि जो पहला भाषण होता है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है अनुच्छेद 175 के अनुसार। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, यदि मान लीजिए विधानसभा के अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है
तो किसको प्रभार देना है, इसका अधिकार भी किसके पास रहता है, राज्यपाल के पास रहता है। राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक, यदि जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हैं तो उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 156 में दिया गया है और उसका अधिकार है राज्यपाल के पास। लेकिन याद रखना, संयुक्त बैठक धन विधेयक को छोड़कर, यानी धन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ठीक है। तो यह है एक अनुच्छेद 176 के अंदर। लेकिन जो भारत है, भारत में जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, इनकी संसद के अंदर, और उसमें धन विधेयक और संविधान संशोधन इन दोनों पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्योंकि जो एमएलए होते हैं उनकी जो अयोग्यता होती है, उनसे संबंधित जो निर्णय लेने की शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास होती है, और ये अनुच्छेद 192 के क्लोज 1 में उल्लेख किया गया है। अब इसके अलावा जो विधेयक होते हैं उनसे संबंधित शक्तियां भी राज्यपाल के पास होती है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक यदि लाया जाता है विधानसभा के अंतर्गत, तो उसको अनुमति देने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। इनके वो अनुमति दे भी सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता। इसके अलावा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा भी सकता है, यह भी शक्ति है राज्यपाल के पास। इसके अलावा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकता है, और इसके लिए कौन कौन से शर्तें हैं, देखो, विधेयक असंवैधानिक हो तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है उस विधेयक को। यदि विधेयक राष्ट्र महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उसको भी आरक्षित कर सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, इसके अलावा उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा हो तो भी वो आरक्षित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो, संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो तो भी उसको आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। एक शक्ति और होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार जो राज्यपाल है उसके पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है एक कानून ही होता है, एक कानून ही होता है जिस प्रकार से जो संसद और लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद बनता है केंद्र में, और राज्य के अंदर जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो बनाया जाता है उसी के अनुसार होता है, तो इसको अध्यादेश कहा जाता है। वर्ष 2022 में राजस्थान में राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी नहीं किया। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कितने अध्यादेश जारी किए गए, तो आपको लिखना है 0, यानी कि 0। वर्ष 2022 में राजस्थान में राज्यपाल ने कुल 15 विधेयकों पर अनुमति प्रदान की है। 15 विधेयकों पर तो अनुमति प्रदान की है, लेकिन अध्यादेश एक भी जारी नहीं किया गया। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की, यानी राज्यपाल के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती। सबसे पहली है कि बजट को अनुमोदन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग के अंदर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा में धन विधेयक को अनुमति, देखो यहाँ पे दो चीज है। विधानसभा में धन विधेयक को अनुमति देने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो इसको कौन डिसाइड करेगा, तो इसको डिसाइड करेगा जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लेकिन जो अनुमति की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है। इसके अलावा अनुदान की मांगों पर मतदान हेतु, यानी जो राज्य की संचित निधि है उससे यदि कोई पैसा निकाला जाना है या खर्चा किया जाना है, तो उसके अनुदानों की मांग भी कौन करता है, अनुदानों की मांग की जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास है। अगली जो शक्तियां आती है वो है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो ये अनुच्छेद 161 में है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 76 में है, जबकि राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 161 में है। यहाँ पे समाधान की शक्तियां दी गई है राज्यपाल को जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास, लेकिन कुछ इसमें अंतर भी है। तो देखो, सबसे पहले तो दंड को क्षमा करने की शक्ति दोनों के पास ही है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के। दंड का प्रविलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण, देखो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई है तो इसको माफ करने की शक्ति भी है राज्यपाल के पास,
इस 10 साल से मान लीजिए 5 साल करने की शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। या फिर इस पर अस्थायी विराम लगाना भी राज्यपाल के पास इसकी शक्ति है। तो ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल दोनों के पास है। लेकिन एक शक्ति है जो राज्यपाल के पास तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के पास, जैसे कि मृत्युदंड और जो कोर्ट मार्शल है, यदि उनके कोई भी मामले आते हैं तो उनकी शक्ति राष्ट्रपति के पास तो है, यानी राष्ट्रपति किसी मृत्युदंड को माफ कर सकता है। और यदि कोर्ट मार्शल के अंदर कोई मामला आता है तो उसका भी संज्ञान राष्ट्रपति ले सकता है, लेकिन इस मामले में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। ये याद रखना। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार कि राष्ट्रपति के पास जो है मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल की शक्तियां हैं, लेकिन जो राज्यपाल है उसके पास ये शक्तियां नहीं। इसके बाद में बात करें तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी नियुक्ति की जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास है, जो कि अनुच्छेद 233 में दिया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह पर उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आती है स्वयं विवेक शक्ति, इनकी जो राज्यपाल होता है उसकी खुद की शक्तियां। अनुच्छेद 163 में इनका अनुच्छेद 163 के जो क्लोज 2 है उसमें उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल उस व्यक्ति को करता है जिस दल के जो नेता है उसको बहुमत प्राप्त हो। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हो, यानी गठबंधन की स्थिति आ जाए, तो उस गठबंधन की स्थिति के अंदर राज्यपाल के पास स्वविवेक शक्ति है कि वो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनना चाहता है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनने के बाद में उस व्यक्ति को 6 महीने के अंतर्गत क्या करना पड़ता है? अपनी बहुमत सिद्ध करनी पड़ती है। इसके अलावा मंत्री परिषद का निष्कासन, यानी मंत्री परिषद के निष्कासन करने का जो अधिकार है वो भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। विधानसभा का विघटन अनुच्छेद 174 के अनुसार, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना, ये 2 राज्यों के अंदर है, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक राजस्थान, तो ये अधिकार भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी राज्यपाल का स्वविवेकी अधिकार है, यानी कि वो कभी भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करना। लेकिन याद रखना इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों ये हमारा जो राज्यपाल का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो राजस्थान पॉलिटी और जो इंडियन पॉलिटी है उसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। जैसे ही हमारी जो पॉलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद में हम जो साइंस और टेक हैं वो शुरू करेंगे, और साइंस और टेक के बाद में आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे। और देखो मैंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कंप्लीट करवा दी है। एक मैराथन क्लास है 5 घंटे की, उस मैराथन क्लास को आप यदि देख लोगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वहाँ से काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हो मात्र 5 घंटे के अंदर। और राजस्थान की पॉलिटी चल ही रही है, तो आज हमने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा मुख्यमंत्री। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।